चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। एक सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आप पर एक ऐसे संगीन कानून के तहत आरोप लगाया गया है जिसमें मतलब तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है। कोई सबूत नहीं, कोई सुनवाई नहीं, बस एक आरोप। आपके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाएगी, है ना? बिल्कुल। आज हम इसी मुश्किल और संवेदनशील स्थिति पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर SC/ST एक्ट के संदर्भ में। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जहाँ भावनाएं और कानून दोनों आपस में टकराते हैं। एक तरफ एक ऐसा कानून है जिसका मकसद समाज के एक बड़े वर्ग को सदियों से चले आ रहे अन्याय से बचाना है। सही बात है। और दूसरी तरफ इस कानून के संभावित दुरुपयोग का डर भी है। और इसी डर को समझने के लिए हमारे पास एक लेख है। इसका शीर्षक है, किसी ने SC/ST एक्ट में कर दिया फर्जी केस तो कैसे बचे। लेकिन हम सिर्फ इस लेख को पढ़ने नहीं वाले हैं। आज हमारा मकसद है इस लेख से मिले सुरागों के आधार पर एक गहरी छानबीन करना, ये समझना कि अगर कोई ऐसी कानूनी भूल-भुलैया में फंस जाए तो घबराहट से आगे निकलकर ठंडे दिमाग से अपनी बेगुनाही की लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे मामलों में पहला रिएक्शन तो डर और घबराहट का ही होता है, और शायद यही वो पहला दुश्मन है जिससे लड़ना है। तो यही से शुरू करते हैं। लेख भी कहता है कि घबराहट होना स्वाभाविक है क्योंकि कानून सख्त है। तो उस पहले सबसे मुश्किल पल में जब दिमाग काम करना बंद कर दे, सबसे पहला और सही कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम है एक गहरी सांस लेना और ये समझना कि कानून सिर्फ आरोप लगाने वाले के लिए नहीं है, आपके पास भी अधिकार है। अच्छा। और आपका सबसे पहला अधिकार है कानूनी सलाह लेना। इसका मतलब है तुरंत किसी अच्छे और अनुभवी वकील से संपर्क करना। एक मिनट, मतलब जैसे ही FIR की खबर मिले सबसे पहला फोन पुलिस को नहीं बल्कि वकील को करना चाहिए? हाँ। ये तो आम धारणा के बिल्कुल उलट है। लोग तो सोचते हैं कि सीधे पुलिस के पास जाकर अपनी बात कहें। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एक वकील सबसे पहले FIR की कॉपी का विश्लेषण करेगा। अच्छा। वो आपको बताएगा कि आरोप क्या है, किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है और इन धाराओं का मतलब क्या है। वो एक तरह से आपके लिए पूरी कानूनी तस्वीर को साफ कर देता है ताकि आप अंधेरे में तीर न चलाएं। मतलब बिना तैयारी के पुलिस के सामने कुछ भी कहना आपके खिलाफ जा सकता है। बिल्कुल। तो वकील एक तरह से आपका शील्ड बन जाता है और यहीं पर शायद उस चीज का जिक्र आता है जिसके बारे में बहुत सुना है, अग्रिम जमानत। हाँ, एंटिसिपेटरी बेल। बिल्कुल। अग्रिम जमानत एक तरह से कानूनी छाते की तरह है जो आपको गिरफ्तारी की आशंका की बारिश से पहले ही बचा लेती है। तो जैसे ही FIR का पता चले, हाँ, आपका वकील तुरंत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दे सकता है। और ये कानूनी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि मुझे याद है कुछ साल पहले तक इस एक्ट में अग्रिम जमानत को लेकर काफी भ्रम था। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने इस स्थिति को साफ किया है। अदालत ने माना है कि अगर पहली नजर में केस झूठा या दुर्भावना से प्रेरित लगता है तो अग्रिम जमानत दी जा सकती है। अच्छा। ये दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका भी कानून के संभावित दुरुपयोग को लेकर कितनी सजग है। तो ये सिर्फ गिरफ्तारी टालना नहीं है? नहीं, ये एक व्यक्ति को बिना हिरासत के डर के जांच में सहयोग करने और अपना पक्ष मजबूती से रखने का मौका देना है। तो ठीक है, एक तरफ आप अग्रिम जमानत के कानूनी छाते से खुद को सुरक्षित कर रहे हैं, इसलिए आपको सोचने और तैयारी का वक्त मिल जाता। हाँ। अब इस वक्त का इस्तेमाल कैसे किया जाए? जाहिर है अगला मोर्चा सबूतों का होगा। हाँ, अब लड़ाई का मैदान बदल जाता है। अब आपको अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूतों का एक मजबूत किला बनाना है। और यहाँ पर हर छोटी से छोटी चीज मायने रखती होगी। बिल्कुल। लेकिन क्या सबूत इकट्ठा करना इतना आसान है? मान लीजिए किसी के पास कोई डिजिटल सबूत जैसे मैसेज या कॉल रिकॉर्ड नहीं है, तो क्या सिर्फ गवाहों के बयान काफी होते हैं? इसमें तो गवाह के मुकर जाने का भी खतरा रहता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चुनौती है। इसीलिए डिजिटल सबूतों को मतलब सोने की तरह संभाल कर रखने की सलाह दी जाती है। जैसे कि कोई व्हाट्सएप मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग, ईमेल या आपके फोन की लोकेशन हिस्ट्री, ये सब आपकी कहानी को सच साबित करने में मदद कर सकते हैं। लोकेशन हिस्ट्री, वो कैसे? मान लीजिए आरोप है कि आपने किसी जगह पर किसी को धमकी दी और आपकी लोकेशन हिस्ट्री दिखाती है कि आप उस वक्त शहर के दूसरे कोने में थे। केस वहीं कमजोर हो जाता है। सही बात है। और अगर कोई गवाह हो तो कोई दोस्त, सहकर्मी या पड़ोसी जिसने कुछ देखा या सुना हो? गवाह बहुत मजबूत कड़ी होते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा उनके मुकरने का डर रहता है। हाँ। इसलिए जरूरी है कि वकील की मदद से उनके बयान को जल्द से जल्द लिखित रूप में दर्ज करवा लिया जाए। अच्छा। सबसे अहम बात है एक टाइमलाइन बनाना।
घटना किस दिन किस समय की बताई जा रही है, उस दिन आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, इन सब का एक कच्चा चिट्ठा तैयार करना बहुत जरूरी है। ये तो एक जासूस की तरह काम करने जैसा हो गया, बस आप खुद के केस के जासूस हैं। एक तरह से, हाँ। और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में शांत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसा कि लेख में भी जिक्र है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं उसी समय पुलिस की जांच का पहिया भी घूम रहा होता है। ये वो दौर है जहां सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। मतलब पुलिस पूछताछ करेगी। हाँ, और वहां आपका व्यवहार और आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं। तो जब पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए तब क्या रणनीति होनी चाहिए? ये जो कहते हैं शांत रहें और तथ्यों पर टिके रहें, इसका असल में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि चुप रहें और कुछ ना बोलें? नहीं, इसका मतलब चुप रहना नहीं है, बल्कि सोच समझकर बोलना है। अच्छा। इसका मतलब है कि भावनाओं में बहकर या गुस्से में आके कोई ऐसी बात न कहे जिसका गलत मतलब निकाला जा सके। सिर्फ वही बताएं जो सच है और जिसके आपके पास सबूत है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो अंदाजा लगाने के बजाय साफ कहें कि आपको नहीं पता। और वकील इसमें मदद करता होगा? हाँ, आपका वकील आपको इसके लिए पहले से तैयार करेगा। लक्ष्य ये है कि आप पुलिस को जांच में सहयोग करते हुए दिखें, न कि कुछ छिपाते हुए। तो एक तरह से आप पुलिस की जांच को अपनी बेगुनाही के सबूत देकर सही दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक कहा, आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। वकील के जरिए आप अपने इकट्ठे किए हुए सबूत पुलिस को सौंप सकते हैं। अपने गवाहों के बयान भी? हाँ, आप अपने गवाहों के बयान दर्ज करवा सकते हैं। जब पुलिस को जांच के स्तर पर ही ये दिखने लगता है कि शिकायतकर्ता की कहानी में झोल है और आरोपी के पास मजबूत सबूत है, तो केस के आगे बढ़ने की संभावना कम हो जाती है और मुश्किल हो जाती है। मुश्किल जरूर होती है, लेकिन यहाँ आपके पास न्याय का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिरा। क्रॉस एग्जामिनेशन। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन। जिरा। फिल्मों में देखा है कि वकील तीखे सवाल पूछते हैं। क्या ये वाकई उतना ही असरदार होता है? फिल्मों से भी ज्यादा। जिरा ऐसे मामलों की आत्मा होती है। सोचिए, जब शिकायतकर्ता कटघरे में खड़ा होता है और आपका वकील एक के बाद एक तीखे तथ्यात्मक सवाल पूछता है, जैसे कि घटना ठीक किस समय हुई, उस वक्त और कौन कौन मौजूद था, आपने तुरंत पुलिस को क्यों नहीं बताया, आपकी और आरोपी की पहले से कोई रंजिश तो नहीं थी? अच्छा। तो एक झूठी कहानी में दरारें साफ नजर आने लगती हैं, उनकी बातों का झोल पकड़ा जाता है। यहीं पर एक अच्छे वकील का अनुभव केस का रुख पलट देता है। ये सुनकर थोड़ी राहत मिलती है कि न्यायिक प्रक्रिया में सच्चाई को परखने के इतने मजबूत तरीके मौजूद हैं। बिल्कुल है। चलिए अब उस स्थिति पर आते हैं जब कोई इन सब पड़ावों को पार करके निर्दोष साबित हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो उसकी इज्जत, समय और मानसिक शांति का नुकसान हुआ, उसका क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। जब आप अदालत से पूरी तरह बरी हो जाते हैं, तब आपके पास एक और कानूनी रास्ता खुलता है। वो क्या है? आप झूठा आरोप लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ मानहानि मतलब डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक व्यावहारिक चुनौती है। लेख मानहानि का केस करने की सलाह तो देता है, पर भारत में ऐसे केस सालों तक चलते हैं। क्या ये वाकई एक असरदार कदम है और क्या इससे सिर्फ कुछ मुआवजा मिलता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ये प्रक्रिया लंबी और थकाऊ हो सकती है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ मुआवजा लेना नहीं है। तो फिर? इसका मकसद है एक संदेश देना। जब कोई व्यक्ति झूठा केस करने के बाद खुद कानूनी पछड़े में फंसता है, तो ये समाज में एक उदाहरण बनता है। अच्छा। ये उन लोगों को 100 बार सोचने पर मजबूर करता है जो किसी को परेशान करने या बदला लेने के लिए कानून का दुरुपयोग करने की सोचते हैं। तो ये एक तरह से जवाबी कार्रवाई है जो न सिर्फ आपको खोई हुई इज्जत वापस दिलाने में मदद करती है, बल्कि भविष्य में दूसरों को भी ऐसे झूठे आरोपों से बचा सकती है। बिल्कुल। ये लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि एक सिद्धांत के लिए हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। लेख का निचोड़ भी यही है कि SC/ST एक्ट एक ढाल है, तलवार नहीं। ये सुरक्षा के लिए बना है, किसी बेगुनाह पर वार करने के लिए नहीं। और अगर कोई इसे तलवार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो कानून में ही उससे बचने के रास्ते भी मौजूद हैं। बस जरूरत है सही समय पर सही कानूनी रणनीति अपनाने की। एकदम सही। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि अगर कोई SC/ST एक्ट के तहत झूठे मामले में फंस जाता है तो घबराहट को खुद पर हावी ना होने दे। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले एक अच्छे वकील को अपना साथी बनाएं, फिर अग्रिम जमानत के कानूनी कवच से खुद को सुरक्षित करें। इसके बाद अपनी बेगुनाही के हर छोटे बड़े सबूत को इकट्ठा करें और जांच में शांत और संयमित रहकर तथ्यों के साथ खड़े रहें।
और अंत में अगर आप निर्दोष साबित होते हैं तो चुप न बैठें। सही बात है। कानून के दुरुपयोग को चुनौती दें ताकि इसका गलत इस्तेमाल एक चलन न बन जाए। ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि हमारा कानूनी ढांचा भले ही जटिल हो, लेकिन उसमें न्याय के लिए मजबूत प्रावधान है। ये